नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के सेशन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था समाजीकरण के बारे में और दो पार्ट में हमने समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन के चैप्टर्स को पढ़ लिया था, अच्छी तरह से समझ लिया था। इसके बाद आज ये बारी है कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते चलें बजाय तुरंत क्वेश्चन करने के, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी तक कोई ऐसी संभावना नहीं बन रही है कि टले। तो एग्ज़ाम अभी तक तो जो संज्ञान में है वो होना ही है। तो इसलिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके कॉन्सेप्ट समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उनके क्वेश्चन परफॉर्म करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उन टॉपिक्स को पहले कवर कर दिया जाए। और इस चैप्टर, जो कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की का सिद्धांत। और इसमें हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करेंगे। जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसकी बात करेंगे। समाजीकरण का क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है, ये चैप्टर पढ़ लेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद में हम समाजीकरण और फिर इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करेंगे। ये पढ़ा देना पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप भी सॉल्व कर रहे होंगे जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहें। जो समाजीकरण सोशलाइजेशन का चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करते रहें। और हम भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाएंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले ये चैप्टर और इसमें जीन पियाजे का चैप्टर, जिसमें हर एक सीटेट और टेट परीक्षा में आना ही है प्रश्न, तो उसको हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जीन पियाजे एक जीव वैज्ञानिक थे और ये स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बिने जो कि बुद्धि परीक्षण के लिए जाने जाते हैं, और आगे इनका चैप्टर भी पढ़ेंगे। बिने का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि के दो सिद्धांत पढ़ेंगे, संरचना के आधार पर और प्रोसेस के आधार पर। उसमें कई सारे सिद्धांत, 7-8 सिद्धांत लगभग आएंगे। तो बिने की लैब थी और उसमें ही ये जीन पियाजे, जो कि स्विस मनोवैज्ञानिक थे और साथ ही साथ ये एक जीव वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने बिने की प्रयोगशाला में इस सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? इन्होंने कहा था कि संज्ञान से रिलेटेड आपकी मेंटल पावर से होता है, मानसिक विकास से होता है। मैंने बताया था, इसके पहले क्वेश्चन भी आया था। तो मैंने 4 प्रकार से पक्षों का प्रभाव बताया था वृद्धि और विकास से। तो सबसे पहला प्रभाव आपका पड़ता था शारीरिक विकास, और फिर मानसिक विकास, फिर संवेगात्मक विकास, और चौथा सामाजिक विकास। तो जो दूसरा था मानसिक विकास को हम लोग संज्ञानात्मक विकास भी कह देते थे। इसका ये मतलब कि कॉग्निशन का मतलब, संज्ञानात्मक विकास का मतलब का सीधा अर्थ मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल डेवलपमेंट से लिया जाता है इसका। तो किस प्रकार की मानसिक क्रियाएं होती हैं स्टार्टिंग टू द एंड? स्टार्ट में मस्तिष्क का विकास, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से किस प्रकार से मस्तिष्क का विकास होता है, और जैसे जैसे एज लिमिट बढ़ती जाती है उस प्रकार से हमारा मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से प्रभावित होता है और किस प्रकार से विकसित होता है, इसकी बात जीन पियाजे ने कही थी। इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं उनमें 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे आज डिटेल स्टडी करने वाले हैं और हर एक अवस्था के भी कुछ पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स को भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का मतलब इन्होंने एज लिमिट भी बांटी, जैसे 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से आगे की एज को इन्होंने इस प्रकार से 4 अवस्थाओं में बांटा। जैसे कि मैंने बताया था कि पहले बाल विकास की अवस्थाओं को बांटा गया, उसकी एक फ्रेश वीडियो है, आप जा करके देख सकते हैं, बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उसमें हमने बताया था कि कोई भी व्यक्ति होता है वो शैशवावस्था से और किशोरावस्था, परिपक्वावस्था या मृत्यु पर्यंत तक उसका विकास किन किन अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, उनकी बात हमने कर ली थी। तो इसी प्रकार से जो संज्ञानात्मक विकास हमारा होता है वो जीन पियाजे की दृष्टि से किन किन अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, इसकी बात हम आज यहाँ पर करेंगे। 4 अवस्थाएं जो जीन पियाजे के द्वारा दी गई वो हैं संवेदी गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था भी कह सकते हैं इसको, तो 0 से 2 वर्ष तक। उसके बाद में
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इस प्रकार से 4 अवस्थाएं इन्होंने दी थी, सबकी एज लिमिट भी डिवाइड थी। अब ये 4 अवस्थाएं हर कहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इन 4 अवस्थाओं में से प्रत्येक अवस्था के अंदर भी कुछ खंड विभाजित किए गए हैं, वो आपको रेयर देखने को मिलेगा कहीं भी। तो ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो समुचित रूप से पूरी थ्योरी। और इसको पढ़ने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन आप जितने ज़्यादा करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। आपको पढ़ा रहे हैं तो उसमें एक मेहनत करने का भाव और भी ज़्यादा पैदा होगा आपके समर्थन से। तो इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहें हमारा, और तैयारी आप करते रहें बिल्कुल समुचित रूप से अच्छे तरीके से। तो जीन पियाजे के समय सबसे पहली जो अवस्था हमने बताई वो है प्री ऑपरेशनल सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, चाहे 2 वीडियो बनानी पड़ जाए तो बनानी पड़ जाए, लेकिन डिटेल से पढ़ेंगे। पियाजे की अगर 2 वीडियो बनती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो 4th है वो आ जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको बोल देते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको बोल देते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और इसको बोल देते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस प्रकार से 4 अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन इन 4 अवस्थाओं को एक एक करके पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें कुछ कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। उन कीवर्ड्स के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में इन अवस्थाओं को पढ़ने से पहले कुछ कीवर्ड हम जान लेते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले जो कीवर्ड आता है उसको बोलते हैं अनुकूलन। क्या बोलते हैं? अनुकूलन। ये आप चारों अवस्था के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद एक एक करके इसको पढ़ेंगे कीवर्ड्स पढ़ने के बाद में। तो कीवर्ड्स में जो सबसे पहला कीवर्ड्स आता है उसको बोलते हैं अनुकूलन। ठीक है, तो अनुकूलन का क्या मतलब होता है कि किसी भी वातावरण के प्रति हम अनुकूल बने, समायोजित करें अपने आप को। तो इसी में 2 वर्ड्स और आ जाते हैं कीवर्ड्स अनुकूलन का। इसका पहला पार्ट होता है आत्मसातीकरण। ए पार्ट इसको बोल देते हैं आत्मसातीकरण। इंग्लिश में बोलेंगे एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। और जो दूसरा पार्ट आता है वो होता है समायोजन, ये सामंजस्य जिसको बोल देते हैं। तो समायोजन यानी इनको बोल देते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन। ठीक है, तो ये 2 पार्ट आते हैं अनुकूलन। अनुकूलन मतलब किसी भी वातावरण में अपने आप को ढालना, और इन ढालने में इसके 2 कीवर्ड्स यूज होते हैं। 2 प्रकार से हम अपने आप को किसी भी नवीन परिस्थिति में ढालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो 2 तरह से कैसे करते हैं? पहला है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन।
एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज यदि हमने पूर्व में सीखी गई है तो कहीं से हमने उसको सीखा, उसका जब कभी भी नवीन परिस्थिति आती है तो एज सच प्रयोग कर देना उसका। किसी भी नवीन परिस्थिति, जो पिछली चीजें हमने सीखी हैं उसी परिस्थिति में उसको ग्रैब्स करके, उसको सीख करके, उसके बाद नवीन परिस्थितियों में एज सच प्रयोग अगर हम कर देते हैं तो वो होता है मतलब आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण मतलब हमने एज सच उसको सीख लिया है, जिस तरह से वो घटित हो रही थी उसी तरह से हमने सीख लिया है। और फिर जब कोई नवीन परिस्थिति आती है तो नवीन परिस्थिति में एज सच उसी को बिना परिवर्तन किए हम प्रयोग कर लेते हैं। और इस प्रकार से हम वातावरण में जब समायोजन स्थापित करते हैं और जब इस प्रकार से अपने आप को ढालते हैं तो उसको कहते हैं आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन। दूसरा जो आपका आता है वो है समायोजन। समायोजन का क्या मतलब है कि पहले हमने कोई भी चीज सीखी, उसका नवीन परिस्थिति में प्रयोग किया, लेकिन उसमें एज सच हमने प्रयोग नहीं किया, कुछ न कुछ अपने हिसाब से परिवर्तन किया। क्यों किया? क्योंकि उस नवीन परिस्थिति में एज सच प्रयोग कर देने से कुछ काम गड़बड़ हो सकता था। तो हमने क्या किया, मतलब पूर्व में सीखी गई चीज का ही हमने प्रयोग किया, लेकिन नवीन परिस्थितियों में उस परिस्थिति के हिसाब से कुछ परिवर्तन भी हमने किए। और जब परिवर्तन करके पुरानी हुई चीज, सीखी हुई चीज में परिवर्तन करके हम नई परिस्थिति में उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वह कीवर्ड समायोजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आत्मसातीकरण टू यूज एज सच, और जो समायोजन एकोमोडेशन होगा वो एज सच नहीं, पूर्व में सीखी गई चीज का नई परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन करके यूज करना समायोजन कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद आता है संतुलन, साम्य धारण जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा कीवर्ड आता है वो बोलते हैं साम्य धारण। इसको बोल देते हैं इक्विलिब्रेशन। साम्य धारण यानी इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन कहने का क्या मतलब होता है, जब हम पूर्व में सीखी, मान लिया हमारी कोई चीज है और उसको हम आत्मसात और समायोजन ये दोनों सही प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पूर्व में सीखी हुई चीज का सीधा उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ा सा परिवर्तन करके यूज भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने का हम कार्य करते हैं। पूर्व में कोई भी सीखी हुई चीज है तो उसको परफॉर्म करने के लिए एज सच भी यूज करें, परिस्थिति को थोड़ा सा बदलें और समायोजन परिवर्तन भी करें। तो जब दोनों चीज को बैलेंस करके हम ये काम करते हैं तो उसको बोलते हैं साम्य धारण की परिस्थिति, इक्विलिब्रेशन की कंडीशन, इक्विलिब्रेशन। तो टू बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन इज कॉल्ड द इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन इज द प्रोसेस वेयर वी बैलेंस द एसिमिलेशन एंड द एकोमोडेशन। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। जो तीसरा कीवर्ड आपका आता है उसको बोलते हैं संरक्षण यानी कंजर्वेशन। संरक्षण का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति वातावरण में परिवर्तन और वातावरण की स्थिरता इनके बीच अंतर करने का प्रयास करता है, तो यह समझ जब उसके अंदर विकसित होती है तो वह संरक्षण के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त मेन बात जो संरक्षण के अंतर्गत आती है वह यह है कि वस्तु के रंग, रूप और तत्व में अंतर कर सकने की क्षमता विकसित होना, उसके कम या ज़्यादा होने की क्षमता विकसित कर पाना, यह संरक्षण होता है। जैसे जो छोटे बालक होते हैं उनमें अगर 5 गोलियां इस प्रकार से रखी गई हैं, 6 मान लिए, ठीक, और कुछ इस प्रकार से रखी गई हैं 6 गोलियां, वही 6 गोलियां इस प्रकार से रखी गई हैं ऐसे, तो जो छोटा बालक होगा वो इस तरह के रखी गोलियों को कहेगा कि ये कम है और इसको कहेगा कि ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो उनके प्रसार में अंतर कर सकने की क्षमता को अभी तक विकसित नहीं कर पाया है। ठीक, उनके आकार में, उनके तत्वों में और उनकी मात्रा में अंतर कर सकने की क्षमता अपने अंदर विकसित
नहीं कर पाया। तो जब इस प्रकार की क्षमता विकसित होने लगती है, मतलब वस्तु के रंग रूप, बनावट, तत्व, आकार और वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता, इसकी क्षमता जब धीरे धीरे विकसित होने लगती है तो उसको संरक्षण का गुण कहते हैं। ठीक है। और संरक्षण का गुण विकसित ना हो पाने पर इस प्रकार की कंडीशन डेवलप होती है, जबकि ये दोनों हैं बराबर, तब भी इस प्रकार की कंडीशन डेवलप होती है, क्योंकि व्यक्ति में संरक्षण का गुण तब तक डेवलप नहीं हो पाता। तो संरक्षण का गुण डेवलप होने का मतलब रंग रूप, बनावट, वातावरण में परिवर्तन, स्थिरता, इन सब के बीच अंतर कर सकने की क्षमता का विकसित होना है। नेक्स्ट कीवर्ड पर आएंगे। अगला हमारा ये कीवर्ड है, ये है संज्ञानात्मक संरचना। क्या है? संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है? तो संज्ञानात्मक संरचना हमारा कह देने का मतलब जो मानसिक योग्यताओं के सेट होते हैं उनको संज्ञानात्मक संरचना बोलते हैं। अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग मानसिक योग्यताओं के सेट होते हैं और इसलिए अलग अलग उम्र में मानसिक योग्यताएं अलग अलग पाई जाती हैं। तो जो संज्ञानात्मक संरचना यानी इसको बोल देते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, इसका मतलब यह होता है कि मानसिक योग्यताओं का सेट। मानसिक योग्यताओं का सेट, ठीक है। और मानसिक योग्यताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक एज ग्रुप में अलग अलग मानसिक योग्यताओं का सेट होता है और इसलिए हम ये कहते हैं कि जो 4 साल का बच्चा है वह 10 साल के बच्चे के मानसिक विकास से भिन्न है। 4 साल के बच्चे की संज्ञानात्मक संरचना अलग है, डिफर करती है 10 साल के बच्चे के संज्ञानात्मक संरचना यानी मानसिक योग्यताओं के सेट से डिफर करती है। अब इसके बाद में जो आता है स्कीम्स, इसकी बात हम करते हैं। ये वर्ड यूज़ किए गए जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक पुस्तक में उनका जिक्र किया था जीन पियाजे ने, उन सब में ये कीवर्ड्स यूज़ किए गए थे। तो कुछ कीवर्ड्स एज सच सीटेट और टेट एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं, इसलिए हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा जैसे आ जाता है समायोजन क्या है या समायोजन के बारे में लिख लिया जाता है, संरक्षण के बारे में लिख लिया जाता है, कंजर्वेशन के बारे में। स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा स्कीम्स जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, स्कीम्स और स्कीमा, ये दोनों कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सामान्य तरीके से यूज कर लिया जाता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। तो स्कीम्स क्या होता है? ये होते हैं संगठित पैटर्न। क्या बोलते हैं? संगठित पैटर्न होते हैं। स्कीम्स होते हैं संगठित पैटर्न। कैसे? कोई भी चीज़ जब बच्चा छोटा होता है तो उस हिसाब से किसी भी चीज़ को देखने के लिए और अपने विचार को प्रकट करने के लिए भाषा नहीं होती है सबसे पहले, तो वह चिंतन करना स्टार्ट होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इन्होंने यह चीज़ बताई कि चिंतन पहले आया और भाषा बाद में आई। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, क्योंकि वाइगोत्स्की ने इनका उल्टा कह दिया था, जो हम आगे पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की महोदय आएंगे, पियाजे पढ़ रहे हैं तो पर उसके बाद वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा पहले आ गई, विचार बाद में आया, लेकिन पियाजे ने कहा कि चिंतन पहले आया और भाषा बाद में आई। तो इसलिए जो ये कहते हैं कि हम इमेजेस के फॉर्म में संज्ञानात्मक संरचना बनाते हैं अपने माइंड में, माइंड सेट करते हैं, और इसलिए जो चीज़ें होती हैं उनका हम करने के लिए, किसी भी क्रिया को करने के लिए हम संगठित पैटर्न बनाते हैं बार बार करने के लिए। जैसे जूते की लेस बांधते हैं, टाई बांधते हैं, शर्ट की बटन खोलते हैं और बंद करते हैं। तो इस प्रकार से ये संगठित पैटर्न है और एक बार धीरे धीरे करते करते हम जब सीखते हैं और जब पूर्णतया उस चीज़ को सीख जाते हैं, स्कीम्स का निर्माण पूरी तरीके से हो जाता है, संगठित पैटर्न्स बन जाते हैं, तो हमारा ध्यान कहीं और भी हो, हम कहीं और भी सोच रहे हों, तो भी हमारा हाथ
पहले उसी पैटर्न को पकड़ेगा। शर्ट का बटन बंद करने के लिए जिस हाथ को हम पहले लाते हैं और जिस बटन को हम पहले छूते हैं उसको बंद करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से जिस पैटर्न में हम चीज़ों को कर रहे हैं, ध्यान हटे होने के बावजूद भी उसी पैटर्न में हम चीज़ों को करें। तो जो स्कीम्स होते हैं ये उनके कारण होता है। संगठित पैटर्न्स का जो स्वाभाविकरण हो गया है हमारे मस्तिष्क में, उसके कारण यह चीज़ होती है। जूता बांधना है, पहले हम सीखते हैं ध्यान लगाकर, छोटे होते हैं तो बांधते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं तो ध्यान कहीं और है, सोच कुछ और रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं और करते हुए हम जूते को बांधते हैं और उसी पैटर्न पे बांधते हैं जिस हिसाब से हमने सीखी है उस चीज़ को। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं, संगठित पैटर्न्स, ये स्कीम्स के कारण होते हैं। एक पैटर्न हमारे दिमाग में बन जाता है और उसको कहते हैं स्कीम्स। स्कीमा क्या होता है? इसी का भाई मान लीजिएगा इसको, स्कीमा। तो ये तो संगठित पैटर्न होते हैं, जैसे जूते की लेस बांधना और ये जो है शर्ट और टाई, इस तरह से जो एग्जांपल दिए हमने। स्कीमा क्या होता है? ऐसे संगठित पैटर्न जिसका सामान्यीकरण संभव हो सके, जिसका सामान्यीकरण संभव हो सकता है वह स्कीमा होते हैं। यदि कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिनको हमेशा नहीं करते हैं या फिर जिनको सीखते हैं और संगठित पैटर्न बना लेते हैं लेकिन उनका सामान्यीकरण नहीं हो पाता, वो स्वभावतः नहीं आ पाते हैं हमारे अंदर, लेकिन स्कीमा उनको कहते हैं जिनका सामान्यीकरण संभव होता है। मतलब स्कीम्स हमने इकट्ठा किए, संगठित पैटर्न्स हमने बनाए, इमेजेस के फॉर्म में माइंड में स्टोर की हमने इमेजेस, और फिर उस क्रिया को किस प्रकार से परफॉर्म करना है यह भी हमने सीखा और वह जीवन भर हम करते रहे, उनका सामान्यीकरण हो गया। लेकिन कुछ एक चीज़ें सीख कर थोड़े दिनों तक यूज़ करके उसके बाद में उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए जो स्कीमा होंगी उनका सामान्यीकरण संभव हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट कीवर्ड है आपका वो है विकेंद्रीकरण। क्या होता है? नेक्स्ट 7, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रेशन बोल देते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब अहम केंद्रितता यानी ईगोसेंट्रिसिटी से दूर जाना। मतलब विकेंद्रण का अर्थ यह होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या को हल करने में, किसी को प्रश्न हल करने में, किसी भी चीज को व्याख्या करने के लिए किस सीमा तक सोच सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी समस्या की व्याख्या करने, प्रश्न को हल करने में किस सीमा तक सोच सकता है उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है दूर जाना, यानी अपने बारे में सोचने से हट करके दूर जाना, और कितनी सीमा तक कोई भी व्यक्ति सोच सकता है इसका निर्धारण विकेंद्रीकरण कहलाता है। यह ईगोसेंट्रिज्म का उल्टा होता है, अपोजिट टू ईगोसेंट्रिज्म। अपोजिट टू ईगोसेंट्रिसिटी। ईगोसेंट्रिसिटी मतलब अहम मान्यता, अहम केंद्रितता। इसके बारे में हमने बात की थी, कोई व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोचे। तो विकेंद्रीकरण का मतलब ये हो गया कि कोई बच्चा जब छोटा होता है तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ईगोसेंट्रिसिटी की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था भी हमने बताई थी और टॉय एज बताई थी। तो पहले अपने बारे में ही सोचता है, तो समाज दुनिया के बारे में कोई प्रश्न, कोई समस्या दे दी जाए तो उसका वो अपने बारे में ही उसको सोच सकता है, अपने बारे में किस प्रकार से फायदा होगा, नुकसान होगा, तो अपने ऊपर रख करके वही उसकी व्याख्या करेगा। परंतु धीरे धीरे जब वह बड़ा होता है तो अपने से हट करके विकेंद्रीकरण की भावना का जन्म होता है, डिसेंट्रेशन उसका होता है, और वह समाज पर उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, किसी विशेष व्यक्ति, अन्य व्यक्ति पर उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में सोचना और हल करना, व्याख्या करना, तो यह संभव हो पाता है विकेंद्रीकरण के द्वारा। तो कीवर्ड्स हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम एक अवस्था इसकी पढ़ लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो जो ये सारे कीवर्ड थे, 7 कीवर्ड्स, इसको ध्यान रखेंगे। ये इसमें क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कुछ तो कीवर्ड से ही बन जाते हैं, उसके बाद अवस्थाओं से बनते हैं,
और उसके बाद कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से ही बनते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, बहुत ही ध्यान लगाकर सुनिएगा व्याख्या को, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी अगर आप इन चैप्टर्स को इस वीडियो को के माध्यम से समझते हैं। तो जो पहली अवस्था है उसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो पहली अवस्था जो होती है वो होती है संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था यह होती है कि कोई भी, इसकी एज लिख लीजिए 0 से 2 वर्ष। सेंसरी मोटर का क्या मतलब होता है? जब कोई भी बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक की बात आती है, यानी जब शैशवावस्था की बात हम कर लेते हैं, तो शैशवावस्था की बात करने के लिए हमने बताया था कि उसमें मेन सीखने का माध्यम क्या होता है, हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। यानी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, संवेदी अंग जो हमारे होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, सेंस ऑर्गन्स, उसके द्वारा हम चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, स्वाद अनुभव करते हैं, गंध अनुभव करते हैं। इस प्रकार से हम चीज़ों को सीखते हैं और किसी भी वस्तु की प्रकृति किस प्रकार से है उसका अध्ययन हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं। तो ऐसी अवस्था जिसमें हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, पियाजे के अनुसार उसे संवेदीगामक अवस्था का नाम दिया गया है और सेंसरी मोटर स्टेज इसे कहा जाता है। 0 से 2 वर्ष के बीच में यह अवस्था भाग लेती है और इसमें कोई भी बच्चा हाथ हिला करके, सुन करके, लगातार एकटक चीज़ों को देख करके और देखने के बाद अनुकरण कर करके सीखता है। मैंने बताया था कि जो शैशवावस्था की लास्ट स्टेज होती है उसमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। वो किस प्रकार से? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसने देखा, चूँकि बोल सकता नहीं है और भाषा सुन करके समझ नहीं सकता है, तो इसलिए उसके पास यही माध्यम होते हैं सीखने के लिए। तो इस प्रकार से वह सभी अंगों के द्वारा देख सुन करके चीज़ों को सीखता है और इशारे से, संकेत से ही व्याख्यायित भी करता है उनको अपने हिसाब से। तो टोटल इसमें जो संवेदीगामक यानी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वही यूज़ किए जाते हैं और इसलिए इस अवस्था को कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज की कुछ अवस्थाएं हैं, इसमें इनको 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। 6 अवस्थाओं में इस प्रकार से बांटा गया है कि ये जो 0 से 2 ईयर की बात कही जा रही है, इसमें से 0 से 2 ईयर का मतलब होता है 24 मंथ। तो इसमें इस तरह से बांटा गया है कि 0 से 3 महीने तक बच्चे की किस प्रकार से क्रियाएं रहती हैं, 3 से 6 महीने तक किस प्रकार से क्रियाएं रहती हैं, 7 से 12 महीने तक किस प्रकार से क्रियाएं रहती हैं, 12 से 18 महीने तक किस प्रकार की क्रियाएं रहती हैं, ठीक है, और 18 से 24 मंथ तक किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, चिंतन में, दिमाग लगाने में, भाषा बोलने में किस प्रकार से विकास होते हैं। तो इस संवेदीगामक अवस्था को भी 6 पार्ट में कैटेगराइज करके हम पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ बुक्स में देखने को मिलता है और ज़्यादातर टीचर्स बस 4 अवस्थाएं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, इसी प्रकार से पढ़ाते हैं। इसके अंदर की अवस्थाएं बहुत ही कम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये 6 अवस्थाएं भी आगे बताई जाएंगी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसको जितनी चीज़ मैंने कीवर्ड्स बताई उसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करिएगा, कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। अगली वीडियो में ये पहले जो संवेदीगामक अवस्था उनकी 6 अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था उसमें भी 2 अवस्थाएं हैं, प्रतिदर्शी अवस्थाएं और एक और है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मूर्त संक्रियात्मक और फिर औपचारिक संक्रियात्मक और इनकी अवस्थाओं के बारे में समुचित रूप से अध्ययन करेंगे और फिर कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की ये आएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, व्याख्या से आप संतुष्ट हों, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वो वीडियो भी देखें और साथ में कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई बटन क्लिक करें, प्लेलिस्ट में जाएं, पिछली वीडियोस जरूर से जरूर देखें और आगामी 5 जुलाई में सफल हों हमारी शुभकामनाओं के साथ। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।